नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RT प्लस सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के तहत वंशानुक्रम और वातावरण का जो सापेक्षिक महत्व होता है उसका भाग 2 सीखने जा रहे हैं। हम लोगों ने भाग 1 में यानी कि पिछले क्लास में वंशानुक्रम और वातावरण के जो सापेक्षिक महत्व होते हैं उसके अंतर्गत वातावरण को अच्छे तरीके से सीख रखा है। आज हम लोग वंशानुक्रम और इन दोनों के जो महत्व हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसको सीखने से पहले हम आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं कि आपका जो अपना चैनल RT प्लस सेंटर ऑफ नॉलेज है इसका ऐप चालू हो गया है और ऐप पे क्लासेस रेगुलर चलती हैं। वहाँ पे CTET, UPTET और भी जो स्टेट के टेट होते हैं उनकी तैयारी चल रही है, जिसकी मात्र फीस है 999 रुपया। यह ऑफर में है। अगर ये ऑफर समाप्त हो जाएगा तो ये फीस आपकी 3000 हो जाएगी। अगर ऑफर में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यह मात्र 999 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको क्लास चाहिए, आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 नंबर है 99 18 56 21 41 और 97 95 42 48 19। इससे आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 99 18 56 21 41 में मैसेज करिए। आपकी सारी समस्याओं को टेक्निकल टीम हल कर देगी। अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो इन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में अगर हम देखें तो जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ये चीज सीख चुके हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व यह आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, और इन्वायरमेंट जिसको कि हम वातावरण कहते हैं, ये दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। और इस बात को कहा था वुडवर्थ महोदय ने, तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, किसने कहा? तो कहेंगे वुडवर्थ। यहाँ पे गुणनफल का ये अर्थ होता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी शून्य हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट होता है वो 0 प्राप्त होता है। या ये कहें कि आनुवंशिकता या वातावरण, इन दोनों में से अगर कोई 0 हो जाएगा तो आपका जो व्यक्तित्व है दिखना चाहिए वह उतना प्रभावी नहीं दिखता है। या ये कहें कि आपका व्यक्तित्व 0 के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा। लेकिन अब जो आनुवंशिकता है और वातावरण है, अगर इसके बारे में सामान्य सी जानकारी ली जाए तो हम देखेंगे कि जो आनुवंशिकता होता है यह आपके अंदर माता पिता से लक्षण प्राप्त होते हैं। या ये कहें कि माता पिता और पूर्वजों से जो बच्चे के अंदर लक्षण आते हैं वह आनुवंशिकता के माध्यम से आते हैं। और यह एक स्थिर पहलू है। स्थिर पहलू का अर्थ ये होता है कि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात आनुवंशिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा पहलू है, ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन वातावरण एक ऐसा पहलू है कि हम जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं और इसे सामान्यतः हम गत्यात्मक पहलू कहते हैं। गत्यात्मक पहलू का अर्थ है कि आप वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। वहीं पे अगर हम ये देखें कि जो आज का बिंदु है वो है आपका वंशानुक्रम। हम लोग पिछले क्लास में वातावरण को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम, अगर वंशानुक्रम की बात की जाए तो सामान्यतः यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में
विज्ञान के क्षेत्र में जो अध्ययन की बात आती है तो सबसे पहले किसने किया? तो हम कहेंगे कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता का विज्ञान के क्षेत्र में जो अध्ययन किया है उनका नाम है डार्विन। और यहीं से आपका पहला प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। तो डार्विन महोदय ने विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का अध्ययन किया। वहीं पे यदि देखा जाए तो आपके मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात आएगी। तो जब मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात आती है तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अध्ययन करने का कार्य किया उनका नाम था गाल्टन महोदय। तो गाल्टन महोदय ने वंशानुक्रम का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया। इसी चीज को यदि हम पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करें तो जो पिछले क्लास में हम ये चीज सीख चुके हैं, अगर हम आज देखें वंशानुक्रम की बात करते हैं तो जो वंशानुक्रम है उसको अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन ने और मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाल्टन ने किया। वहीं पे वंशानुक्रम का आपसे कभी कभी अर्थ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे वंशानुक्रम का अर्थ पूछता है तो कहेंगे कि किसी प्राणी या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों की जो मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की जो विशेषताएं तथा योग्यताएं हैं, जिस क्रियाविधि के आधार पर जन्म या गर्भधान के समय प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जो बालक के अंदर मानसिक, शारीरिक या अन्य प्रकार की जो विशेषताएं और योग्यताएं प्राप्त होती हैं गर्भधान के समय, उसे ही हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। इस तरीके से वंशानुक्रम एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि वंशानुक्रम जो होता है वह स्थिर होता है। स्थिर होने का अर्थ है कि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बालक का रंग रूप, बालक की हाइट, ये जो चीजें होती हैं इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता, इसमें भी आप परिवर्तन नहीं कर, अर्थात हम ये कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता में तो परिवर्तन कर सकते हैं। जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं बौद्धिक, उनमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर माँ बाप से आपके अंदर तीव्र बुद्धि नहीं प्राप्त हुई तो आप लाख प्रयास कर लेंगे, आपका व्यक्तित्व उस तरीके का नहीं निकलेगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ही वातावरण उनका खराब रहा है, यानी कि आसपास पड़ोस के लोग खराब रहे हैं, पढ़ने लिखने का माहौल नहीं रहा है, फिर भी उनकी बुद्धि वंशानुक्रम के माध्यम से अच्छी प्राप्त हुई है, जिसके कारण वो वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जो वंशानुक्रम है उसकी कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसा कि डगलस एवं हॉलैंड महोदय कहते हैं, डगलस एवं हॉलैंड महोदय वंशानुक्रम के बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं निहित रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता, पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। ये परिभाषा डगलस एवं हॉलैंड की है। वहीं पे रूथ बेडिक्स के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। कभी कभी आप देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन परिभाषाओं को देता है और पूछता है कि किसने कहा। तो आप इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और यहां से क्वेश्चन आते हैं। कहा गया कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यानी कि जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। वहीं पे गेसवर्ट के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करता है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली इकाई को वंशानुक्रम
कहते हैं, ये परिभाषा गिसवर्ट के अनुसार है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वंशानुक्रम का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को सीखा। आइए हम लोग अब सीखते हैं कि वंशानुक्रम का जो आधार होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कि जो वंशानुक्रम का अगर आधार की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, और यह जो कोशिका होती है यही वंशानुक्रम का आधार होती है। तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन आता है कि वंशानुक्रम का आधार क्या है। तो हम कहेंगे कि वंशानुक्रम का आधार जो होता है वो होती है कोशिका, और इस कोशिका की खोज से क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो वहीं से इसके अध्ययन की बात आती है जब, तो कोशिकाओं को मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। वे 3 भाग कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण 3 भाग होते हैं कोई भी कोशिका का। एक होगा केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, दूसरा जो उसके ऊपर होगा बाहर होगा उसे हम कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वहीं पे जो सबसे बाहरी परत होगी या भाग होगा उसे हम झिल्ली यानी मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरीके से देखें तो जो वंशानुक्रम का आधार कोशिका होती है उस कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। एक है न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक कहते हैं, दूसरा है कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो बाहरी परत है वो है आपकी झिल्ली जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरीके से हम देखें तो इसके बाद हम लोगों का जो बिंदु आता है वो है कोशिका की संरचना। देखिए यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान को नहीं सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक शिक्षण में या बाल विकास में जो वंशानुक्रम की भूमिका है और वातावरण की भूमिका, इन दोनों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जहां तक हमें ये लगा कि कहां तक जीव विज्ञान की इस चीज को सीखना चाहिए और जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग वहीं पे केवल सीखने का प्रयास कर रहे हैं, न कि इसके बहुत गहराई से अध्ययन करने की बात होगी, क्योंकि वहां पे हम लोग सीखेंगे तो वो जीव विज्ञान का विषय हो जाएगा और उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जो सामान्य चीजें हमसे पूछी गई हैं कंपटीशन में उसकी बात की जाए तो कोशिका की जो संरचना होती है अगर इसको देखा जाए तो केंद्रक के भीतर एक केंद्रक है, अभी आपने देखा, और उस केंद्रक के भीतर होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र जो होते हैं गुणसूत्र में ही आपके जीन्स होते हैं। इस तरीके से देखें कि एक केंद्रक होता है और केंद्रक के भीतर आपके होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र में ही आपके होते हैं जीन्स, और ये जो जीन्स होते हैं ये जीन्स ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। या ये कहें कि माता पिता से या पूर्वजों से जो बच्चे में लक्षण आते हैं वो जीन्स के माध्यम से ही आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं वो होते हैं आपके जीन्स। तो यहां से क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते हैं। फिर उसी तरीके से देखा जाए कि जो गुणसूत्र होते हैं, देखा जाए तो गुणसूत्र नर में भी होते हैं और मादा में भी पाए जाएंगे। तो गुणसूत्र नर की कोशिकाओं में और मादा की कोशिकाओं में बात की जाए तो इनको देखा जाए अलग अलग, तो इनमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र का अर्थ हुआ कि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र। इस तरीके से देखें तो कुल गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि नर में या मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र, या कभी कभी 46 गुणसूत्र भी देंगे। तो 46 जब बोलेंगे तो केवल 46 गुणसूत्र बोलेंगे, लेकिन जब 23 बोलेंगे गुणसूत्र तो उसके साथ हम जोड़े शब्द का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र जिसे हम 46 गुणसूत्र कहते हैं। अब इस 23 जोड़े गुणसूत्रों की बात की जाए तो इस 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जो जोड़ा होता है वो ऑटोसोम्स का होता है, और उसमें एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फिर से समझिए कि जो आपके पास 23 जोड़े गुणसूत्र थे
उस 23 में से 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम कहलाता है। जो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम होता है, इसी के द्वारा बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। या इस तरीके से कहें कि 23 जोड़े गुणसूत्र में से जो एक गुणसूत्र होता है जोड़ा, वही सेक्स क्रोमोसोम्स होता है और इस या एलोसोम कहते हैं, और इससे ही लिंग का निर्धारण होता है। लिंग के निर्धारण का अर्थ है कि लड़का होगा कि लड़की। इसके बाद अगर देखें कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं और इस जीन्स के भीतर डीएनए और आरएनए होता है। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वास्तव में आनुवंशिक गुणों का संचरण डीएनए के माध्यम से होता है। ये कहें कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी माता पिता से या पूर्वजों से जो लक्षण बच्चे के अंदर आते हैं, उसका जो वाहक है वो है डीएनए। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखते हैं कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर ही आपके डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसमें भी जो डीएनए होता है यही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। आपसे कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि हम लोगों ने देखा कि कोशिका की संरचना गुणसूत्रों के माध्यम से होती है, जो कि नर कोशिका और मादा कोशिका दोनों में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े को ऑटोसोम और एक जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। यही जो एक जोड़ा होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। वहीं पे देखा हमने कि गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स होते हैं और हर जीन्स के भीतर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और एक्चुअल में आनुवंशिकता का वाहक डीएनए होता है। यहीं पे हम लोग आगे देखें कि वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं उसकी अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो स्त्री और पुरुष के सहवास के स्त्री का रजकण पुरुष के वीर्यकण यानी कि जिसे हम शुक्राणु कहते हैं से मिलता है और ये दोनों उत्पाद कण कहलाते हैं। ये दोनों ही उत्पाद कण कहलाते हैं। किसका? स्त्री का रजकण और पुरुष का वीर्यकण यानी जिसे को हम शुक्राणु भी कहते हैं। ये दोनों उत्पाद कण कहलाते हैं जिनके मिलने से एक नए कोष का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्त्री का रजकण पुरुष का वीर्यकण दोनों मिलेंगे तो एक नए कोष का निर्माण करेंगे जिसे हम जाइगोट कहते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जब कोई सुपर टेट होता है या और कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो वहां पे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सामान्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए इन चीजों को आप जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। तो जब बच्चे की बात की जाए, बालक की बात की जाए, तो आपने अभी भी देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वे ही लिंग का निर्धारण करते हैं, जो कि एक जोड़े होते हैं। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष या पिता, तो यहां पे देखें कि पिता में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है, लेकिन वहीं पे जो माता होती है, जो स्त्री होती है, उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहां पे है कि पिता का यदि एक्स क्रोमोसोम और माता के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यदि पिता का एक्स क्रोमोसोम और माता का भी एक्स क्रोमोसोम्स आता है तो वहां लड़की के लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन अगर पिता का वाई क्रोमोसोम
और माता का X क्रोमोसोम आता है तो यहाँ पे लड़के का लिंग निर्धारित होता है। या इस तरीके से कहें कि पिता में ही वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। यहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि जो लड़का या लड़की होने के जो गुण पाए जाते हैं वो माता में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो पाए जाते हैं पिता के अंदर। यदि पिता का Y क्रोमोसोम और माता का X क्रोमोसोम मिलते हैं तब वहां पे लड़का होता है। लेकिन जो सामान्यतः समाज में मान्यता बनी हुई है कि अगर लड़की लड़की हो रही है तो वहां पे पुरुष प्रधान समाज माता को दोष देता है। लेकिन आज आप यहां से समझ लीजिए कि माता को कभी दोष नहीं देना है। वह गुण या वह लक्षण कि लड़का होगा कि लड़की, वो होता है पिता के अंदर, या ये कहें कि पुरुष के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो लिंग का निर्धारण होता है वह सेक्स क्रोमोसोम्स के माध्यम से होता है, और ये दो होते हैं X और Y। तो जो पिता होते हैं उनके अंदर XY दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है और माता के अंदर XX पाया जाता है। यदि X और X क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का निर्माण होता है या लड़की के लिंग का निर्धारण होता है, और वहीं पर X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का का निर्धारण होता है। ठीक कभी कभी ऐसा होगा कि XX Y क्रोमोसोम मिलेंगे, वहीं पे कभी कभी होगा कि XY क्रोमोसोम्स और कभी XO क्रोमोसोम्स होगा। यहाँ पे सामान्य जानकारी है, समझ लीजिए। XXY जब ऐसी कंडीशन होगी तो देखने में जो बच्चा होगा वो पुरुष जैसे पर वह अप्रजाई होता है, जिसे लक्षण को हम क्लाइनफेल्टर्स लक्षण कहते हैं। वहीं पे अगर XYY क्रोमोसोम्स होते हैं तो पुरुष जो होता है वह अपराधी बन जाता है, यानी अपराधी प्रवृत्ति का होता है। वहीं पे XO की कंडीशन ये बहुत विकट परिस्थिति में होता है, तो महिला होते हुए भी उसमें महिला का गुण नहीं पाया जाता। जब ऐसा कंडीशन होगा तो महिला यानी कि जो लिंग का निर्धारण हुआ है लड़की का, तो महिला होते हुए भी उसके अंदर कुछ गुण नहीं पाए जाएंगे। जैसे वो महिला मां नहीं बन सकती, यानी कि उस जिसको कि हम सामान्य तौर पर बांझ शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में स्टेरिल कहते हैं, जिसे कि टर्नर्स लक्षण कहा जाता है। तो जो महिला होते हुए भी मां नहीं बन सकती या जिसको कि हम बांझ कहते हैं, उस लक्षण को हम टर्नर्स लक्षण कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आइए अब हम देखते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं। तो जुड़वा बच्चों की कंडीशन क्या है? तो जुड़वा बच्चों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जुड़वा बच्चों के प्रकार होते हैं, एक होता है एकांडी जुड़वा बच्चे और एक होता है भ्रातृय जुड़वा बच्चे। एकांडी जुड़वा बच्चे की क्या कंडीशन है कि मां के एक ही गर्भित अंडाणु किसी कारण दो स्वतंत्र भागों में बढ़ जाते हैं। तो जो मां का गर्भित अंडाणु होता है यह दो भागों में किसी कारण बढ़ जाता है, और पिता के एक शुक्राणु से गर्भित होकर, पिता के एक शुक्राणु से गर्भित जब होता है तो वहां पे दो बच्चों का जन्म होता है। ऐसे जो दो बच्चे होते हैं वो आनुवंशिकता उनकी बिल्कुल समरूप पाई जाती है, और वो दोनों बच्चे जो होंगे या तो लड़का होगा और या तो लड़की होगी। यहां पे समझिए फिर से, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के, एक एकांडी जुड़वा बच्चे और एक भ्रातृय जुड़वा बच्चे। जो एकांडी जुड़वा बच्चे होते हैं वह क्या होता है कि मां का जो एक अंडाणु होता है वो किसी कारण दो भागों में बढ़ जाता है, और पिता के एक अंडाणु से गर्भित होकर वह दो बच्चों को जन्म देता है। उसके जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे कि उनकी आनुवंशिकता जो होती है बिल्कुल समरूप पाई जाती है। ऐसे या तो लड़का होगा या तो लड़की, और
तभी आपने देखा होगा कि नहीं कहते हैं कि जुड़वा है, चेहरा एक समान दिख रहा है, चाहे लड़का या लड़की, तो उस कंडीशन में यही होता है। तो वो कैसे बच्चे होते हैं? एकांडी जुड़वा बच्चे। लेकिन भ्रातृ जुड़वा बच्चों की बात की जाए तो जो भ्रातृ जुड़वा बच्चे होते हैं, इनमें कंडीशन होती है कि माँ के दो अंडाणु पिता के अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा गर्भित होते हैं, पिता के भी अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा गर्भित होते हैं। तो उस कंडीशन में भी दो बच्चे जन्म होता है। और ऐसे बच्चों की आनुवंशिकता समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसे में एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या कभी लड़का ही दोनों हो जाएंगे, या तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, और यह इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि यह आनुवंशिकता का चैप्टर है, आनुवंशिकता का विषय है, और ये उसके आधार पर ही निर्धारित होता है। इसके बाद हम लोग वातावरण को पिछले क्लास में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दोहरान नहीं करेंगे, समय लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षक के लिए, जो एक शिक्षक है, तो शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है। अगर हम इसको देखें तो वंशानुक्रम के महत्व की बात करें तो शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान। यहां पे अगर देखा जाए कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम का क्या महत्व है, तो इसे समझें तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, शारीरिक रूप से भिन्न पाए जाते हैं, इसके ज्ञान की वजह से एक शिक्षक समझ सकेगा कि दोनों बच्चों के अंदर जो विभिन्नता है शारीरिक रूप से, वह आनुवंशिकता के कारण है। इसलिए वह उस विभिन्नता के आधार पर बच्चों का शिक्षण कार्य करेगा। वहीं पे जन्मजात क्षमताओं में अंतर का ज्ञान। बच्चों के अंदर जो जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है उसका कारण भी वंशानुक्रम होता है। और शिक्षक अगर यह जान जाता है कि वंशानुक्रम के आधार पर ही जन्मजात क्षमताओं में कुछ अंतर पाया गया है, तो शिक्षक उसके अनुसार बच्चे की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता है। वहीं पे लैंगिक भेद का ज्ञान। एक शिक्षक को वंशानुक्रम के माध्यम से लैंगिक भेद यानी कि लड़का और लड़की में जो अंतर होता है उसकी अच्छी समझ होती है। इसलिए शिक्षक को वंशानुक्रम का ज्ञान होना चाहिए। वहीं पे बाल विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षा योजना निर्माण, जिसको कि आप कहते हैं कि प्लानिंग करना, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाओं का निर्माण होगा, प्लानिंग होगी, वहां पे वंशानुक्रम का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वंशानुक्रम के माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस आयु के वर्ग में कौन कौन से लक्षण आने चाहिए। बहुत से बच्चे होंगे जो कि समान उम्र के होंगे, लेकिन कुछ बच्चों में मैच्योरिटी का लेवल कुछ बच्चों की तुलना में तेजी से होता है और कुछ बच्चों में कुछ देर से होता है। इस चीज का ज्ञान शिक्षक को हो जाएगा, जिसके कारण वह शिक्षा की योजनाएं हैं उसको निर्माण करेगा सही से, कुशलता पूर्वक। वहीं पे बालकों के सीखने में अंतर। बालकों की सीखने में जो अंतर है, सीखने की क्षमता में जो अंतर है, उसका भी ज्ञान एक शिक्षक को हो जाएगा। अभी आपने सुना इसके पीछे कि वंशानुक्रम के माध्यम से माता पिता से बच्चे के अंदर कुछ बौद्धिक योग्यताएं भी प्राप्त होती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आनुवंशिक रूप से तीव्र प्रखर होते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आनुवंशिक रूप से तीव्र या प्रखर नहीं होते। उन्हें अच्छे वातावरण देकर उनकी संभावनाओं को बढ़ाया जाता है। बालकों की मूल प्रवृत्तियों में अंतर। बालकों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो माँ बाप से जो मूल प्रवृत्तियां प्राप्त किया है उसका ज्ञान भी शिक्षक को हो जाता है वंशानुक्रम के माध्यम से। वहीं पे पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन का ज्ञान। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अंतर होगा वो किसके माध्यम से होगा, तो वो होता है वंशानुक्रम के माध्यम से। और शिक्षक को जब पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है तो शिक्षक उस तरीके से वह योजना बनाता है विद्यार्थियों के लिए और उसके अनुसार शिक्षण का कार्य करता है। वहीं पे हम लोग अगले बिंदु में देखें कि वातावरण का महत्व।
अगर हम वातावरण के महत्व की बात करें तो बालक पर परिवार का प्रभाव, अभी आपने देखा कि जो वातावरण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक भौतिक वातावरण और एक मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है वो बालक के अंदर सांस्कृतिक रूप में आप देखेंगे कि धर्म के रूप में, शिष्टाचार यानी आचार विचार के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो भौतिक वातावरण होता है वो बाहर होता है और वो बच्चे को प्रभावित करता है। तो जो वातावरण है वह बालक पर परिवार का प्रभाव, तो जो परिवार है वह आप देखेंगे तो वह एक तरह से कहें तो वह भौतिक वातावरण है। परिवार के जो सदस्य हैं, भाई हैं, चाचा हैं, चाची, ये सब बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो वातावरण का महत्व क्या है कि जिस बच्चे का वातावरण अच्छा होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, वैसा ही लक्षण या ये कहें कि वैसी चीजें बच्चे के अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं। तो यहाँ पे देखें कि बालक पर परिवार का प्रभाव, वहीं पे वातावरण का महत्व है तो बालक पर अन्य सामाजिक अभिकरणों का प्रभाव, सामाजिक एजेंसियां जो होती हैं उनका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, जो कि वह वातावरण का ही एक अंग माना जाता है। बालकों के लिए उचित वातावरण का ज्ञान, बच्चों के लिए किस तरीके का वातावरण चाहिए, किस वातावरण में बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे, कौन सा वातावरण है जो बच्चे को प्रभावित करता है, इस चीज का जो ज्ञान हो जाता है तो शिक्षक उस तरीके का व्यवस्था या उस तरीके का वातावरण पैदा करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बालकों के लिए उचित वातावरण का ज्ञान, तो किस वातावरण में बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे इसका ज्ञान शिक्षक को हो जाता है। वहीं पे बालक के चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान किया जा सकता है। बालकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी ज्ञान होता है और बालक के संपूर्ण समाजीकरण के रूप में तैयार करना। तो जो वातावरण होता है वह बालक के संपूर्ण समाजीकरण के रूप में उसको तैयार करता है। इस तरीके से हमने देखा कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व होता है। वहीं पे हम देखें कि बालकों के विकास एवं वर्धन में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे समझिए कि बालकों के व्यवहार का निर्धारण अंशतः आनुवंशिकता द्वारा तथा अंशतः वातावरण द्वारा होता है। ये कहें कि बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, वह वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। उसी को कहा जा रहा है अंशतः आनुवंशिकता और अंशतः वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के लिए आनुवंशिकता एक तरह से जैविक चार दीवारी का अर्थ होता है कि जैविक चार दीवारी, चारों तरफ से एक दीवार का काम करता है। कौन? आनुवंशिकता। उसके बाहर बालक नहीं जा सकता। अगर उसके माता पिता से लक्षण है कि वह 5 फुट का हो गया है तो अब वो चाहे जितना दौड़ लगा ले, बीम खींच ले, वह बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि वो चार दीवारी यानी उसमें वो बंध गया। लेकिन हाँ, वातावरण उसके विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसको इस तरीके से समझें कि अगर एक बच्चा है 5 फुट का है, वो फोर्स में जाना चाहता है, हाइट मांग दिया 5.5 फुट, नहीं जा सकता चाहे जितना दौड़ लगा ले। लेकिन हाँ, आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। ये सब अच्छे वातावरण में वो बन सकता है। यानी कि वातावरण विकास की संभावनाओं को बढ़ा देता है। आनुवंशिकता एक स्थिर पहलू है, हम उसको बदल नहीं सकते। तो आनुवंशिकता चार दीवारी का निर्माण करता है तथा वातावरण के कारकों द्वारा उस चार दीवारी के भीतर व्यक्ति में भिन्न भिन्न शील गुणों का निर्माण होता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने ये सीखने का जो प्रयास किया कि जो आपका वातावरण और देखें कि हम लोगों ने सीखा जो वंशानुक्रम
वंशानुक्रम की परिभाषा, वंशानुक्रम का आधार, कोशिका की संरचना, वंशानुक्रम के वाहक, लिंग का निर्धारण और जुड़वा बच्चों का अध्ययन और कितने प्रकार के उनकी हम लोगों ने बात की। वहीं पर हम लोगों ने वातावरण और शिक्षा के लिए वंशानुक्रम वातावरण के महत्व को भी सीखा। तो ये आपका जो बिंदु था वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व, संभवतः मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके सापेक्षिक महत्व को सीख चुके होंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी सी टेट, यूपी टेट, एच टेट या किसी भी स्टेट में कोई भी इससे क्वेश्चन जितने भी बने होंगे, हम लोग उसको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये कहें कि अगले क्लास में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।